मुद्दा केवल विकास और विकास के इर्द गिर्द है, बाकी सब मुद्दे शेष हो गए हैं, सभी मुद्दे समाप्त हो गए। केवल और केवल एक ही प्रत्याशी है, वो है नरेंद्र मोदी। और मैंने तो कहा भी है कि हमारी जो बारात है उसमें एक ही दूल्हा है, हम सब बाराती हैं। देखिए, राम मंदिर 370 ये हम लोगों के लिए मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए संकल्प था। ये जो घमंडिया अलायंस बना, ये भी सारे भ्रष्टाचारियों का अलायंस था। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व शुरू हो गया है और इसी कड़ी में सत्ता का संग्राम के तहत हम अलग अलग लोकसभा सीटों पर पहुंच रहे हैं। आज हम जोधपुर में मौजूद हैं। बहुत रोचक सीट है क्योंकि यहाँ से खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है वो चुनावी मैदान में है और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं और कितनी लड़ाई दिख रही है। बहुत स्वागत है शेखावत साहब आपका अमर उजाला.com पर। चुनावी प्रक्रिया, चुनावी लड़ाई कैसी चल रही है, पहले तो ये बताइए। देखिए, वर्तमान का 2024 का लोकसभा चुनाव भारत को विकसित बनाने की दृष्टिकोण से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक और अवसर देने के लिए विकसित भारत की आधारशिला रखने के चुनाव के रूप में देश की जनता ने लिया है। मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बाउंड्री से बाहर निकल करके अगर बात करूं, पूरे राजस्थान या पूरे देश भर में जो मुझे पिछले 1 महीने में प्रवास करने का अवसर मिला है, मैं जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूं कि अब की बार का चुनाव जो है वो ऐतिहासिक चुनाव होगा। और ये जो नारा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है कि अब की बार 400 पार, ये निश्चित रूप से 400 पार होने वाला है। मुद्दे क्या है गजेंद्र जी इस चुनाव में इस बार? क्योंकि हम कई जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अगर किसी प्रत्याशी को लेकर नाराजगी भी है ना, तो अंत में आदमी घूम फिर के कह देता है कि मोदी को दे देंगे वोट। ये कहानी क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद में अब राष्ट्रीय राजनीति में, देश की राजनीति में मुद्दा केवल विकास और विकास के इर्द गिर्द है, बाकी सब मुद्दे शेष हो गए हैं, सभी मुद्दे समाप्त हो गए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश विकसित हुआ है और विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ा है, जो मूलभूत सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप था वो समाप्त होकर के अब देश जो है एक साथ चहुं दिशा में प्रगति करने के लिए जिस तरह से जो है संभावनाओं के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। देश की जनता अब केवल और केवल देश के भविष्य को दृष्टिगत में रखते हुए इस चुनाव में मतदान करने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि अभी प्रत्याशी गौण हो गए। अभी आप जाकर के सर्वे करिए, विभिन्न टीवी चैनल्स ने भी किया है, सभी लोग ये कहते हैं हमारे लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है, केवल और केवल एक ही प्रत्याशी है, वो है नरेंद्र मोदी। और मैंने तो कहा भी है कि हमारी जो बारात है उसमें एक ही दूल्हा है, हम सब बाराती हैं, हम सब बाराती मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो नैरेटिव बना रहा है ना सर कि आप लोग जो है अलग अलग मुद्दे उठा के, चाहे राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे 370 का मुद्दा है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और ईडी का उपयोग जिस तरीके से हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को लेकर तो महारैली कर दी। देखिए, राम मंदिर 370 ये हम लोगों के लिए मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए संकल्प था। हम पिछले 30 साल से राम मंदिर जन्मभूमि पर बने, इसके लिए संकल्पबद्ध थे। हर मैनिफेस्टो में हम बात कर रहे थे। हमको अवसर दिया, देश की जनता ने अवसर दिया और हमने राम मंदिर के उस सपने को, जो 450 साल से भारत का निवासी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, वो जो सपना देखता था, उस सपने को साकार किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनसंघ की स्थापना के समय से हमारा संकल्प था कि हम 370 को, जब जनता हमें आशीर्वाद देगी, हम 370 को हटाएंगे। जनता ने हमें मौका दिया, हमने उसको हटाया। इसलिए ये हमारे लिए मुद्दे नहीं है, ये हमारे लिए संकल्प के विषय थे, जो संकल्प हमने पूरे किए। रही बात भ्रष्टाचार की, 2014 से हमने घोषणा की थी कि जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति होगी और हमने जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण से काम किया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार करने वाले या भ्रष्टाचार से धन अर्जित करने वाले व्यक्ति की पदनाम या उसकी प्रतिष्ठा को देख करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने में किसी तरह का भेद होना चाहिए? देश की जनता तय करे। और अगर नहीं, तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही और एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में हो रही है। अब जो कार्रवाई होने के बाद में कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं, मैं एक प्रश्न और भी पूछता हूं। सत्येंद्र जैन साहब को जब अरेस्ट किया था, तब मीडिया में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। आज 1.5 साल 2 साल होने को आए, देश के किसी न्यायालय ने उन्हें राहत प्रदान की? मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया था, तब कहा था कि ये हो रहा है, क्या किसी न्यायालय ने उनको, वो तो स्वतंत्र है। ईडी और सीबीआई एक बार की आपने कहा कि भारत सरकार के दबाव में काम कर रही है, पर देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कर रहा है, देश के न्यायालय भी कर रहे हैं, उनसे कहीं रिलीफ नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचारियों को
जो है बचाने के लिए इस तरह की, या ऐसे भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए इस तरह की नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा होगा कि ये जो घमंडिया अलायंस बना, ये भी सारे भ्रष्टाचारियों का अलायंस था। कोई कोयले की दलाली में फंसा है, कोई नौकरी के घोटाले में फंसा है, कोई जमीन के घोटाले में फंसा है, कोई खरीद के घोटाले में फंसा है, कोई चारे के घोटाले में फंसा है। सब घोटालेबाज इकट्ठे होकर के इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है वो एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जो है सरकार की तरफ से वक्तव्य आया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक पिछले 10 साल में जितने केसेस किए, उसकी कन्विक्शन रेट जो है, जिनके ऊपर चार्जशीट हुई और उन पे सजा हुई है, दैट इज 96%, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर एनी एजेंसी, एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कोई भी दुनिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कन्विक्शन रेट 96% नहीं। और जितने टोटल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है, उसका मात्र 4% जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि, मीन्स राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, बाकी 96% तो दूसरे। तब ये हो अल्लाह केवल उन 4% के लिए क्यों है? ये भी एक बात है। और दूसरी बात, कांग्रेस जो नैरेटिव बना रही है, क्योंकि आप पूरे देश में घूमते हैं तमाम जगहों पर संगठन के काम भी, और क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, कांग्रेस तो कह रही है कि आपने उनके अकाउंट, उनके पैसे रोक लिए, वो चुनाव कैसे लड़े। राहुल गांधी जी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, आप लोगों पर आरोप लगा देते हैं कि मैं नेता एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकता। देखिए, राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले पैसे पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन उनको इनकम टैक्स में अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होती है। मुझे एक बात बताइए, दुनिया की देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण से, या राहुल गांधी जी और जो है सोनिया गांधी जी, उनके खानदान ने देश को 3-3 प्रधानमंत्री दिए मात्र ये होने के कारण से, क्या वो देश के कानूनों से ऊपर हो जाती है? देश के कानून क्या उनके लिए बाध्यकारी नहीं है? फिर एक सामान्य व्यक्ति जिसने इनकम टैक्स न भरा हो, उसको नोटिस देकर के उसकी संपत्ति को सील करने की कार्रवाई अगर होती है, तो फिर ये जो है पार्शियलिटी है कि नहीं? तो ये लेवरेज, ये जो है लाभ सिर्फ उनकी पार्टी पुरानी है या उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री देश को दिए हैं, उसके कारण से उनको मिलना चाहिए। कोई भी किसी भी स्तर के कारण से देश के कानून से ऊपर हो सकता है? कानून सबके लिए बराबर है। उनको बार बार अवसर देने के बाद भी उन्होंने उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं की। जैसा आपने देखा होगा, जो मानहानि का मुकदमा था, उस मानहानि के मुकदमे में जिसमें राहुल गांधी जी को कन्विक्शन हुआ, कोर्ट ने कितनी बार अवसर दिए, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। कि राहुल गांधी को कोई कैसे जो है समन कर सकता है, नोटिस दे सकता है? अगर ये अहंकार है, तो अहंकार तो देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति का और किसी भी दल का। हालांकि आप बताएंगे नहीं, फिर भी मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि सब जगह आपकी नजर है। 25 सीटें अगर मैं राजस्थान की फोकस करूं, चुनौती कहीं दिख रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि 2018 का चुनाव जब हम विधानसभा का हार गए थे, और 2019 के चुनाव में हमने ये लक्ष्य लिया था कि हम 25 सीटें जीतेंगे, तब शायद कुछ चुनौतियां दिखती थी। सरकार जो है विपक्ष की थी, सरकार के संसाधन और सरकार का तंत्र हमारे सामने खड़ा था। तब लगता था कि शायद कुछ जगह पर ऐसी चुनौती होगी, लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं, और नरेंद्र मोदी ही देश के विकास के लिए, विकसित होने के लिए विकल्प है। गरीब के कल्याण और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का एकमात्र अवलंबन और मार्ग है। इस लक्ष्य के साथ, इस जो है सोच के साथ, इस भाव के साथ में प्रदेश की जनता ने 25 की 25 सीटें जिताई थी। अब की बार तो परिस्थितियां एकदम अनुकूल है, मुझे कहीं भी कोई चुनौती नजर नहीं आती। अगर कहीं थोड़ा बहुत कोई विषय होगा भी, तो अभी चुनाव तक बहुत दिन शेष है। मुझे नहीं लगता कि जो है कोई भी चुनौती बाकी रहेगी। हम 25 की 25 सीटें जीतने वाले हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि हम अलग अलग जगह राजस्थान में घूम रहे हैं। युवा जो है, एक तो रोजगार की बात कर रहा है, दूसरा अग्निवीर को लेकर नाराजगी है, तो उससे कैसे निपटेंगे आप लोग? अग्निवीर को लेकर हालांकि बीच में राजनाथ सिंह जी ने अपनी बात कही थी कि कुछ सोचा जा सकता है इस पर, तो वो परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर को लेकर के कोई इस तरह की नाराजगी हो सकती है, क्योंकि जो भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई थी शुरुआत के दौर में, जो प्रयास किए गए थे, वो अब बेमानी हो गए हैं। अब अग्निवीर में जो लोग भर्ती हुए हैं, उन्होंने भर्ती होने और भर्ती के बाद की प्रक्रियाओं को सब आराम से अनुभव किया है। इसलिए उसको लेकर के जो संशय पैदा करने की कोशिश की गई थी, वो अब समाप्त हो गया है। इसलिए मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह की कोई चुनौती या संशय अब इसको लेकर के बचा होगा। लेकिन फिर भी ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे यहाँ इवोल्यूशन की, विकास की गुंजाइश है।
आपने देखा होगा जब जीएसटी का कानून आया था, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो, और हमने कहीं रिजिडिटी नहीं रखी। जहां जैसी आवश्यकता हुई उस आवश्यकता के अनुरूप लोगों की भावनाओं को समझ करके, आवश्यकताओं को समझ करके, चुनौतियों को समझ करके अनेकों अनेकों मतलब पहले 6 महीने में 100 के लगभग जो है अमेंडमेंट नोटिफिकेशन उसको लेकर के जारी किए थे। अगर धरातल पे उतरने पे कहीं कोई जो है उसके बेहतरी का जो गुंजाइश होगी, विकल्प होगा, निश्चित रूप से उन सब पर विचार करेंगे। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज देश इस बात को समझ चुका है कि जिस तरह से भारत का आर्थिक विकास हो रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से निकल करके आज टॉप 5 इकोनॉमीज में आई है, और भारत में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां जिस गति से बढ़ रही, निश्चित रूप से भारत में रोजगार के अन्य अवसर बनेंगे। और देश को स्वरोजगारी बनाने के लिए, देश में स्वरोजगारियों की फौज खड़ी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विभिन्न योजनाएं बनाई, चाहे मुद्रा की योजना होगी, चाहे स्किल डेवलपमेंट की योजना होगी, अभी विश्वकर्मा योजना जो है, इस तरह से हमारे लोग स्वरोजगारी बने। और इसके अलावा जैम ट्रीटी के माध्यम से हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में बनने वाला जो है प्रोडक्ट सरकार के खरीद माध्यम से भी खरीदा जाए। आज लाखों करोड़ रुपए उसके कारण से खरीद हो रही है जो स्वरोजगारियों के पास में जा रहा है। वोकल फॉर लोकल का नारा दे करके लोगों को स्वरोजगारी बनाना, ताकि नीचे के धरातल पर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के प्रोडक्ट के प्रति लोगों की श्रद्धा बने। लोकल फॉर ग्लोबल की चर्चा करके पूरे दुनिया में इस तरह के प्रोडक्ट जाएं। आज मिलेट की बात जब प्रधानमंत्री जी ने की और मिलेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से मान्यता माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मिली, और जिस तरह से रेडी टू ईट मिलेट के प्रोडक्ट को अब जब दुनिया भर में जो है स्वीकार्यता बढ़ी है, आज आप देखिए कि मिलेट के दाम जो कभी बिल्कुल फर्श पर आ गए थे, वहां से वो जो है अब अर्श तक पहुंच गए, आसमान तक पहुंच गए। निश्चित रूप से इन सब के माध्यम से जो है स्थानीय रोजगार उत्पन्न होगा और भारत की इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ में स्थानीय रोजगार भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। एक बात और मैं आपसे केवल जानना चाहूंगा, ये मेरा आखिरी सवाल होगा। एक तो जो आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं वो बता रहे हैं कि आप भारी हैं, हालांकि आपके बारे में मुझे भी बहुत अच्छे से पता है और जोधपुर की जनता भी जानती है, तो आपको क्या लगता है इसका जवाब जोधपुर की जनता देगी? और दूसरा, कांग्रेस के आला नेताओं ने क्यों नहीं चुनाव में उतरने की हिम्मत दिखाई राजस्थान की अगर मैं बात करूं, और अगर गहलोत साहब उतरते तो क्या समीकरण कुछ और होते? देखिए, मैं इसके बारे में टिप्पणी करूं कि उनके नेता क्यों नहीं उतरे तो उचित नहीं होगा। शायद हो सकता है कि पिछली बार मुख्यमंत्री रहते हुए गहलोत साहब खुद ही, लगभग माना जा सकता है, खुद ही चुनाव लड़ रहे थे, उनके पुत्र को चुनाव लड़ाया था, और उसमें जोधपुर के लोगों ने जिस तरह से नकार दिया और जिस बड़े अंतर के साथ में नकार दिया, मुझे लगता है कि शायद उसकी जो है वो झंझनाहट अभी तक शायद कहीं मन मस्तिष्क में होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। हो सकता है उनके अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस होंगे, उनको शायद जालोर सिरोही ज्यादा सेफ दिखाई देता होगा। और जहां तक भीतरी बाहरी का प्रश्न है, उन प्रत्याशी को ये पूछना चाहिए कि उनके राजकुमार जो जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पिताजी से अभी अभी उनका नया नया याराना हुआ है, वो कितना लोकल जालोर सिरोही में, या उनके महाराज कुमार जिनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी पार्टी को होम कर दिया गया, वो महाराज कुमार वायनाड में कितने लोकल हैं, पहले उस पर टिप्पणी करें, उसके बाद इन विषयों को बात करें। मैं तो यहीं मारवाड़ में पैदा हुआ, यहीं मेरी जन्मभूमि रही, यहीं मेरी कर्म भूमि रही, यहीं मेरी जो है शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पढ़े, सब कुछ यहीं हुआ है। देखिए, ये बेसिकली ये विषय लोकल या आउटसाइडर का नहीं है, ये विषय है कांग्रेस की मानसिकता का, कांग्रेस के डीएनए का। और कांग्रेस की मानसिकता बांटने की मानसिकता है। पहले बोले जो है क्षेत्र के आधार पर बांटो, बोली के आधार पर बांटो, जाति के आधार पर बांटो, ऊंचे और नीचे के आधार पर बांटो, अमीर और गरीब के नाम पर बांटो, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटो। बांट करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करो, ये कांग्रेस का डीएनए है। और जो जिस डीएनए में पैदा हुआ है, रचा बसा है, वो उसी की भाषा बोलेगा। तो वर्तमान प्रत्याशी भी वही भाषा बोल रहे हैं, वो अपने डीएनए के अनुरूप बोल रहे हैं। ये उनको मुबारक। हमारे लिए भारत एक है, और एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा के साथ में हम देश को विकास करने के लिए घर से निकले हुए, अपना जीवन समर्पित किए हुए लोग हैं। बहुत धन्यवाद शेखावत जी आपका। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं और चुनावी मैदान में है जोधपुर से, और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। और ज्यादातर अगर बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से आप बात करेंगे तो वो भी आश्वस्त हैं। एक तरफा जीत की बात होती है, हालांकि चुनावी प्रक्रिया है और हर
जो प्रत्याशी है या पार्टी है अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं, लेकिन परिणाम क्या होगा वो तो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना, सारे मुद्दों पर उन्होंने भी बाकी से अपनी बात रखी, और जो बाहरी बनाम भीतरी का जो मुद्दा है उस पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जनता ही इसका जवाब देगी। आप लगातार देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए अमरुजाला.com पर बने रहिए, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।